हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th की जो हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है लेखन कला और शायरी जीवन, और ये उसी का पार्ट 1 है। और 3 या 4 पार्ट में हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा और बहुत ही ईजी नोट्स हैं ये, एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा फुल चैप्टर। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया क्या होता है, ये है क्या? ये एक जगह का नाम है और ये कहाँ पर है स्थित जगह, ये देखते हैं। एक दजला नदी और फरात नदी, ये 2 नदियाँ हैं, इन दोनों के बीच जो जगह है वहाँ पर स्थित है मेसोपोटामिया। ठीक है, बट अगर हम प्रेजेंट की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो आजकल इस इराक गणराज्य का हिस्सा है मेसोपोटामिया। मतलब कि मीन्स के आजकल जो है वर्तमान में प्रेजेंट में जो मेसोपोटामिया है वो इराक में है और इराक का ही ये हिस्सा है एक मेसोपोटामिया। और अगर पहले तो दजला और फरात नदी के बीच में था, अब लेकिन प्रेजेंट में ये उसमें चला गया है इराक में। अब शहरी जीवन की जो शुरुआत हुई इसी सभ्यता में होती है। शहरी जीवन की जो स्टार्टिंग है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से होती है। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? अपनी संपन्नता के लिए। मतलब संपन्नता हम कह सकते हैं कि ये इस पे एक अपनी प्रॉस्पेरिटी है, यानी कि अपनी एक अमीर है, ये अमीर वर्ग था, इसलिए कि ये प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आते हैं मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है। ये जो शब्द है मेसोपोटामिया शब्द, ये यूनानी भाषा से निकला है और यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। मेसोस से जिसका अर्थ होता है मध्य, और पोटेमोस यानी कि जिसका अर्थ होता है नदी, यानी कि मध्य नदी, बीच की नदी इसका मतलब हो गया, और उसी से ये मिलकर बना है। मेसोपोटामिया दजला व फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। मतलब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो मेसोपोटामिया है वो दजला और फरात नदी के बीच में स्थित था, और वहीं पर बीच की उपजाऊ जो ज़मीन थी उसी को ये इंगित करता है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की जो भाषा है, अब आते हैं मेसोपोटामिया की जो भाषा है वो कौन सी है। तो इस सभ्यता में सबसे पहले सुमेरियन भाषा बोली जाती थी, उसके बाद सुमेरियन भाषा ट्रांसफ़र हो गई थी उसके अक्कदी में। मतलब पहले सुमेरियन भाषा बोली जाती थी बट बाद में फिर अक्कदी भाषा बोली जाने लगी, और बाद में अरामाइक भाषा बोली जाती थी। मतलब सबसे पहले सुमेरियन बोली जाती थी, फिर अक्कदी आई, फिर अरामाइक आ गई। ठीक है, तो अरामाइक भाषा फिर लास्ट में बोली जाती थी। 1400 ईसा पूर्व यानी कि 1400 BC से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ। मतलब अरामाइक भाषा कब आई थी? 1400 ईसा पूर्व में इसका प्रवेश हुआ था अरामाइक भाषा का। ये हीब्रू भाषा से मिलती जुलती थी। अरामाइक जो थी वो हीब्रू एक भाषा थी इनकी, उसी से मिलती जुलती थी। इनकी नहीं होगी या किसी और की भाषा होगी जिसका नाम था हीब्रू, उसी से ये अरामाइक भाषा मिलती जुलती थी। और 1000 ईसा पूर्व के बाद ये व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी, और आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। मतलब जो अरामाइक भाषा है वो आज भी इराक के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, और ये 1000 ईसा पूर्व के बाद ये अच्छी तरह से बोली जाने लगी थी सब जगह, और आज भी कुछ इराक के हिस्सों में ये बोली जाती है। कौन सी भाषा? अरामाइक भाषा की बात हो रही है। और अक्कदी और सुमेरियन, तो सबसे पहले थी सुमेरियन और अक्कदी फिर आई थी, और लास्ट में अब अरामाइक चलती है। ठीक है, अब आते हैं मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। मेसोपोटामिया की जो जानकारी के स्रोत हैं वो उनमें आता है इमारतें, मूर्तियाँ, कतरे, आभूषण, औजार, मुद्राएं, मिट्टी की पट्टिकाएं तथा लिखित दस्तावेज। ये सब जो है मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत में शामिल हैं ये सब चीज़ें। अब हमारा टॉपिक आता है मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति, यानी कि जोग्राफिकल कंडीशन जो है मेसोपोटामिया की, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब इसके शहरीकृत
दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता है। जो मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग है उसको सुमेर और अक्कद कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाद में इस भाग को क्या कहा जाने लगा? बेबीलोनिया। ठीक है, पहले सुमेर और अक्कद कहा जाता था और बाद में बेबीलोनिया कहा जाने लगा। इसके उत्तरी भाग को असीरियाइयों के कब्जा होने के बाद असीरिया कहा जाने लगा। क्या हुआ था कि इसका जो मेसोपोटामिया का जो उत्तरी भाग था वहाँ पर असीरियाइयों ने कब्जा कर लिया, तो जब उनके कब्जा होने के बाद इसका नाम असीरिया हो गया। ठीक है, इसको असीरिया कहा जाने लगा, इसके उत्तरी भाग को। मेसोपोटामिया सभ्यता में यानी कि इस सभ्यता में नगरों का निर्माण यानी कि शहरों का निर्माण जो है 3000 BC में प्रारंभ हो गया था। 3000 ईसा पूर्व में स्टार्टिंग हो गई थी। जो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है नगर का डेवलपमेंट होने में, नगरों का स्टार्टिंग होने के नगर बन रहे हैं। तो नगर बनने में 3000 ईसा पूर्व से स्टार्टिंग हो गई थी। इसके जो प्रसिद्ध नगर हैं यानी कि जो फेमस जाने पहचाने नगर थे वो 3 थे, जिसका नाम है पहले का उरूक, दूसरे का उर और तीसरे का मारी। उरूक, उर और मारी ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये इसके मेसोपोटामिया के प्रसिद्ध नगर थे। और मेसोपोटामिया में स्टेपी घास के मैदान थे। स्टेपी घास के मैदान मतलब क्या होता है? मतलब घास के मैदान होते हैं तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम दिए जाते हैं घास के मैदान को। तो यहाँ पर जो है इस घास के मैदान को स्टेपी, मेसोपोटामिया में घास के मैदान को स्टेपी नाम दिया गया। तो ये बस इसका नाम है, घास के मैदान का नाम है स्टेपी। स्टेपी घास के मैदान है मेसोपोटामिया में। पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अच्छा साधन है। मेसोपोटामिया में क्या है? पशुपालन जो है खेती की तुलना में आजीविका का बहुत ही अच्छा साधन है। यहाँ पर कृषि भी, पशुपालन भी और व्यापार भी आजीविका के अलग अलग साधन है। यहाँ पर कृषि भी बहुत अच्छी होती है, पशुपालन भी काफ़ी अच्छा साधन है। यहाँ के लोग औजार बनाने के लिए कौसे का इस्तेमाल करते हैं। कौसा को क्या है? एक धातु है कौसा भी, और औजार बनाने के लिए मेसोपोटामिया के लोग कौसे का ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के उरूक नगर इनके प्रसिद्ध नगर में से ही है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ का जो उरूक नगर है वहाँ पर स्त्री का शीश मिला है, जो कि एक सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया है। ठीक है, तो उसका नाम है वॉर का शीर्ष। जो शीर्ष मिला है उसका नाम क्या है? वॉर का शीर्ष। ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे पॉइंट्स से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इतना लंबा चैप्टर है जिसकी बस ये समरी है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये कवर हो रहे हैं आपके। एंड आई होप कि आपको अच्छा आसानी से समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पर आती है पॉइंट हमारा श्रम विभाजन एवं सामाजिक संगठन शहरी जीवन एवं अर्थव्यवस्था की विशेषता है। ठीक है, श्रम विभाजन और सामाजिक संगठन जो है शहरी जीवन की और अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। यहाँ खाद्य संसाधन तो सीमित थे। कहाँ पर? मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन तो पहले से ही सीमित थे, लेकिन खनिज संसाधनों का अभाव आ गया था। मतलब खनिज संसाधनों का अभाव की भी स्टार्टिंग हो गई थी। खनिज संसाधन चलने लगे थे काफ़ी, तो वहाँ पर तो होते नहीं थे पहले से ही मेसोपोटामिया में। तो ये मंगाए जाते थे। कहाँ से मंगाते थे? तुर्की से, ईरान से, खाड़ी पार देशों से खनिज संसाधनों को मंगाया जाता था। खनिज संसाधनों में कौन कौन से आ गए? जैसे कि लोहा, तांबा, पीतल और सोना, ये सब चीज़ें इसमें खनिज संसाधन में आ गए और ये सब चीज़ें मंगाई जाती थी। ठीक है, तुर्की से, ईरान से और खाड़ी पार देशों से मेसोपोटामिया के अंदर। यहाँ व्यापार के लिए परिवहन व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। जल मार्ग द्वारा परिवहन होता था। कैसे परिवहन व्यवस्था अच्छी थी? क्योंकि फरात नदी थी, तो फरात नदी से होकर, बहुत ही प्रसिद्ध नदी थी फरात नदी, व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध थी। फरात नदी से होकर ही गुजरते थे और यहीं से ही परिवहन होता था और बहुत ही अच्छा आसानी से हो जाता था फरात नदी की हेल्प से, और यहीं से व्यापार के लिए मदद होती थी। शहरी अर्थव्यवस्था में हिसाब किताब, लेन देन रखने के लिए यहाँ लेखन कला का विकास हुआ। मतलब लेखन कला, अब हमारा टॉपिक आता है लेखन कला। इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी मैं पार्ट सेकंड में, बट अभी बस इतना जान लेते हैं। जो शहरी अर्थव्यवस्था है, मतलब लेखन कला का लिखने की जो स्टार्टिंग हुई थी वो मेसोपोटामिया में
हो गई थी, लेकिन क्यों हुई थी? हिसाब किताब रखने के लिए, लेन देन रखने के लिए। मतलब अगर कोई हिसाब किताब होता था, एक दूसरे को किसी को कुछ दिया किसी को कुछ लिया, तो हमें लिखने से जो है वो हमारे पास हमेशा रहता था, इसलिए लिखने का विकास हुआ, लिखना को माना जाने लगा। और अगर हम मौखिक में कोई बात बोलते थे मुंह से बोल के, तो वो हम भूल जाते थे। जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ, तो आप कुछ टाइम बाद भूल जाएंगे, चाहे महीने कह लो, चाहे साल कह लो, चाहे दिन कह लो, आप भूल जाएंगे, कभी ना कभी तो भूलेंगे जो मैं कह रही हूँ। बट अगर यही चीज़ अगर मैं आपको लिख के देती हूँ, तो आप एकदम कभी भी उसको निकाल के पढ़ सकते हैं। इसी तरह से मेसोपोटामिया में भी हिसाब किताब रखने के लिए काफ़ी 50 सालों तक वो हिसाब किताब रहे याद, तो उसके लिए लिखने का विकास हुआ और लिखने को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाने लगा। तो और आगे अच्छे से मैं इसको डिस्क्राइब कर दूंगी लेखन कला को पार्ट सेकंड में। तो यहाँ पर हमारा पार्ट फर्स्ट ख़त्म होता है, एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो मिलते हैं पार्ट सेकंड में, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।